भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आदरणीय श्री राजीव कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के ऑल इंडिया अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एवं परम श्रद्धेय आरएसएस प्रमुख परम आदरणीय श्री श्री मोहन भागवत जी, आप सभी को मेरा यानी अजय टंडन अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी का सादर नमन एवं चरण स्पर्श एवं कानपुर नगर लोकसभा सीट के मेरे मतदाता भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय बंधुवर एवं मातृशक्ति, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं अजय टंडन किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं और ना ही भाजपा का हूं का सदस्य हूं, ना कांग्रेस का, कभी नहीं रहा। एवं अन्य मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि मैं हमेशा नोटा का बटन दबाकर ही अपनी जिम्मेदारी निभाता आया हूं। क्योंकि मेरे विचार से कोई भी राजनीतिक पार्टी और उसके अधिकतर नेताओं का ना तो कोई राष्ट्रीय चरित्र है और ना ही कोई व्यक्तिगत चरित्र है, और सभी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि इन केन प्रकारेण बड़ी पार्टी पकड़ो, खासकर रूलिंग पार्टी पकड़ो, मतदाताओं को बहला के फुसला के बेवकूफ बना के वोट प्राप्त करो, सत्ता का भागीदार बनो और सत्ता की ताकत से रुपया कमाओ, रुपए की ताकत से फिर वोट पाओ और फिर सत्ता पाओ। यही पिछले 75 वर्षों से चल रहा है। कुछ उदाहरण छोड़ सकता हूं, वो हैं ऐसे महान लोग भी रहे हैं जिनका मैं अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन आज की स्थिति बहुत ही गंभीर है। अधिकतर राजनेताओं का, सांसदों का, विधायकों का यदि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 में विश्लेषण किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो ज्यादातर की संपत्तियां उनकी, उनके पत्नी की, उनके बच्चों की, उनके परिवार की सब मिलाई जाती है। उनके ज्ञात आय के स्रोत से भाइयों और बहनों कहीं अधिक पाई जाएंगी, इससे आप भी सहमत होंगे। और ऐसी स्थिति में उस कानून के अनुसार ये सब लोक सेवक में आते हैं, जन सेवक में आते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए 7 वर्ष का आजीवन कारावास का प्रावधान है, 7 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। इसके लिए लाभेल होंगे, करा ले कोई। हमको मोदी जी इसके लिए कोई जिम्मेदार बना दें, मुझे कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत जल्दी, मतलब लाखों की संख्या में अंदर जाएंगे 7 साल के लिए, जान लीजिए। जहां तक मेरा प्रश्न है भाइयों और बहनों, मेरी आयु इस समय 70 वर्ष है और आज भी मैं 18 घंटे कड़ी मेहनत कर रहा हूं, ये सब जानते हैं। मैंने अपने जीवन में पिछले 55 सालों में 15 से 18 घंटे कठोर परिश्रम किया है। कोई इतवार नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं, कोई छुट्टी नहीं लेता हूं, कभी नहीं लेता हूं, किसी पार्टी में नहीं जाता हूं। मैंने एमकॉम एलएलबी की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। मुझे विरासत में एक साइकिल का 1 रुपया भी नहीं मिला, बल्कि जिम्मेदारियां मिली जिसको मैंने निभाया। 50 वर्षों से वकालत के पेशे में हूं।
कभी भी रिश्वत के नाम पर न तो एक पैसा लिया और ना ही दिया, और अनेक भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया, जिसमें आईएएस हैं, आईआरएस हैं, कुछ जज भी हैं, शामिल हैं। साथियों, मुझे भूखे मरना कबूल है, लेकिन सुई की नोक के बराबर ना तो स्वयं गलत आचरण करता हूं और ना ही अपने परिवार और टीम को करने देता हूं। और मेरी सिद्धांतों पर मेरा पुत्र यश टंडन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। जहां तक ईमानदार भारतीय पार्टी का प्रश्न है, ये अभी कागज पर ही है भाइयों। धनाभाव के कारण इसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाया, सुना 1,00,000-2 लाख रुपए लगता है, और धनाभाव के कारण ही पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं मिल पा रहे हैं, ईमानदार ढूंढे नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे भारत में ईमानदार लोग अत्यंत अल्प संख्या में हो गए। अब हमारी फ्रेटर्निटी में वकीलों को ले लीजिए, 100 में 95 वकील बेईमान है, सिवाय दलाली के अलावा कुछ नहीं करते। इनका बस चले ये जेल देश बेच करके खा जाए। अब मैं किसको क्या कहूं? साथियों, मैं किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी को कुछ ठीक ठाक पार्टी मानता था, लेकिन दिनांक 25 फरवरी 2024 में आए परम आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ 15 फरवरी 2024 में आई परम आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के निर्णय के बाद, संविधान पीठ का निर्णय है भाइयों और बहनों, ये मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरी तरह बदल गई। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया बहुत बड़े भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहचाने का एक बेहुदा प्रयास था, जिसको कि 15/2/24 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने निर्णय से साबित कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड और उसको लाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कानून संशोधन, जैसे कि धारा 29C द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, धारा 182 कंपनीज एक्ट, धारा 13A(D) और 80G इनकम टैक्स एक्ट, RBI एक्ट में भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार का रास्ता सुगम करने के लिए क्लियर करो, खूब लूट डालो देश को, संशोधन किए गए। और ये सभी संशोधन इलेक्टोरल बॉन्ड आदरणीय मोदी सरकार के द्वारा 16,000 करोड़ के घोटाले के लिए किए गए, जिसमें से करीब 8,000 करोड़ रुपया बीजेपी को प्राप्त हुआ। भाइयों और बहनों, पूरी लिस्ट है मेरे पास। ये एक ऐतिहासिक घोटाला करने की सुनियोजित योजना, बिल्कुल प्लान था ये डे 1 से, जिसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सभी दिग्गज नेता शामिल थे, आदरणीय प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल थे और हैं। अत्यंत खेद का विषय है कि वर्ष 2019 में के चुनाव में भी इलेक्टोरल बॉन्ड के काले धन का उपयोग हुआ और 2024 में भी हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे का उपयोग हो रहा है। और बीजेपी का कहना है कि अब की बार 400 पार। अरे तुम 425 पार कर लोगे, इसी तरह से लूट खसोट का पैसा इलेक्शन में लगवाओगे। साथियों, किसी भी लोकसभा सीट में यदि 10 करोड़ काले धन का भी इस्तेमाल हो जाता है तो कैंडिडेट की जीत लगभग तय हो जाती है। ऐसा ही इस बार होता दिख रहा है। इन्हीं भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों के कारण भारत के 80 करोड़ लोग आज भी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे हैं, और सरकार उनको मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है। 80 करोड़ को, 20 करोड़ किसानों को 500 रुपये महीना देना पड़ रहा है, तब वो जिंदा है। 100 करोड़ लोगों की दुर्दशा पिछले 75 साल के भ्रष्टाचार के परिणाम, और मोदी सरकार अमृत काल बना रही है। अरे साथियों, मेरे हिसाब से ये विष काल है।
मृत्यु तुल्य काल है, मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। मित्रों, ऐसी भ्रष्ट बीजेपी के एक महाभ्रष्ट प्रत्याशी रमेश चंद्र अवस्थी को कानपुर लोकसभा से टिकट दिया गया है। यह भ्रष्ट रमेश चंद्र अवस्थी ब्रह्मांड के सबसे बड़े भ्रष्ट ग्रुप सहारा की एक कंपनी सहारा समय में पिछले कई वर्षों से बड़े पद पर कार्यरत है। यहां ये बता दूं कि ये वही सहारा भ्रष्टाचार की कंपनी है जिसके विरुद्ध मैंने अपने नाम से काकादेव में प्राथमिकी नंबर 65 27/2/21, नंबर 355 28/11/21, गोविंद नगर थाने में प्राथमिकी 466 16/12/21, उन्नाव में प्राथमिकी नंबर 885 14/12/21, अंबाला कैंट में पंजाब में प्राथमिकी नंबर 497 25/11/22 सबूतों के साथ भाइयों और बहनों 1 लाख पन्नों की दर्ज कराई है। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि उसमें चूचा करे, लेकिन ये महाभ्रष्टाचारी पुलिस, चाहे वो हिंदुस्तान यहाँ की हो, यूपी की हो, चाहे वो पंजाब की हो, सब सहारा के जूते चाटते हैं, पालिश करते हैं, उससे मोटी मोटी घूसे लेते हैं। इनके मंत्री लोग सहारा के और आपकी केंद्र सरकार के, बीजेपी सरकार के मंत्री सब बने हुए हैं। वो साला मरा गुंडा सुब्रत राय सहारा, जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से भी गंदा, से भी बड़ा माफिया, उसके यहां मिलने जाते हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। अरे जाओ अंसारी, आज मुख्तार अंसारी मरा है, जाओ शोक सभा करो, शोक प्रकट करो जाके। अतीक अहमद क्या शोक प्रकट करने जाते हैं? शर्म आनी चाहिए। और एक एक प्राथमिकी लाखों पेश किए। पूरे सारा समूह के 35 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को उजागर किया है मैंने। सबके सबूत है मेरे पास एक एक। अकेले कानपुर में 15 से 20 लाख भाई बहनों से तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए लूटा गया है, जिसे उक सहारा ने बेदर्दी से लूटा है। सहारा का बड़ा रावण 14/11/23 को कुत्ते की मौत मारा गया। कुत्ते की मौत इसलिए कि वो मुंबई के अस्पताल में 1 माह पड़ा रहा बीमार, लेकिन उसके दोनों लड़के सुशांतु राय, सीमांतु राय यूरोप के मैसिडोनिया में अय्याशी करते रहे। बाप को देखने तक नहीं आए और उसकी मौत पर कंधा देने तक नहीं आए। इसलिए मैं कहता हूं ऐसी मौत कुत्ते की मौत कही जाती है, और ऐसा ही होना भी चाहिए था। जिसको करोड़ों करोड़ों लोग बद्दुआ दे रहे हैं रात दिन, उसको तो अगले जन्म में कुत्ता भी नहीं बनाया गया होगा, वो उससे भी गंदा कुछ बना होगा पक्का। अब सुब्रत राय की मौत के बाद क्योंकि गिरफ्तारी के डर से दोनों लड़के हिंदुस्तान नहीं आ रहे, उसकी पत्नी स्वप्ना राय, सुब्रत राय की एक जाहिल औरत है, इसलिए स्थितियों का फायदा उठाते हुए ओपी श्रीवास्तव नाम का महारावण सहारा ग्रुप का मालिक बन बैठा, और उसके हाथ में 100 लाख करोड़ रुपयों का सहारा ग्रुप का साम्राज्य है। ये सारा रुपया पिछले 40 सालों में भारत के 35 करोड़ भाई बहनों से लूटा गया रुपया है, जो कि ब्याज मिलाकर 100 लाख करोड़ हो गया। और चूंकि सहारा की 5000 फर्जी कंपनी, वो 4 फर्जी सोसाइटियों के विरुद्ध गंभीरता धाराओं में, पूरे गंभीरता मतलब आजीवन कारावास यानी कि फांसी तक, पूरे भारत में 200 से अधिक प्राथमिकी दर्ज है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की लंबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हमने सब जगह बहुत भारी भारी शिकायतें भेज दी हैं, और मैं लगातार इसमें प्रयास में हूं कि तत्काल ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, जेबी राय को गिरफ्तार करके और तिहाड़ जेल फेंक दिया जाए। बहुत जल्दी ऐसा होगा। इसलिए देशद्रोही ओपी श्रीवास्तव को भारत की संसद में अपने कुछ लुटेरों को भेजना जरूरी लगा, और इसी कड़ी में इसने रमेश चंद्र अवस्थी नाम के लुटेरे को बीजेपी से को भारी चंदा देकर प्रत्याशी बनवा दिया, और इसके अलावा अपने लुटे हुए धन से ओपी श्रीवास्तव नाम के भारत के सबसे बड़े आतंकवादी, आर्थिक आतंकवादी चुनाव लड़ने के लिए रमेश चंद्र अवस्थी नाम के महा लुटेरे, महा ठग, महा बेईमान, महा आवारा, महा गुंडा, चोर 10 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए दे दिया। दोस्तों, एक बात आप सभी लोग राजी होंगे कि ये कि कोई भी व्यक्ति जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद माफिया या दाऊद इब्राहिम या उसामा बिन लादेन जैसे माफियाओं के गिरोह का सदस्य होगा, वो किसी भी दृष्टि से अच्छा तो नहीं हो सकता, ये तो तय है। तो रमेश चंद्र अवस्थी कतई एक तिनके के नोक के बराबर भी अच्छा आदमी नहीं है।
ये बिल्कुल मान लीजिए। ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, सुब्रत राय सहारा उस सभी माफिया गैंगों से बड़ा गैंग है जिसने भारत के 3000 लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, क्योंकि उसका भाई उनका पाई पाई लूट लिया। 3000 नहीं, करोड़ों लोगों का, लेकिन 3000 ने आत्महत्या कर ली, जिस सहारा की वजह से हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, आत्महत्या का मन बना रहे हैं। उसी सहारा ग्रुप में 30 सालों में ऑल इंडिया चीफ एडिटर उसका मीडिया की कंपनियां संभाल रहा था ये बेईमान रमेश चंद्र अवस्थी। पद पर सुब्रत राय का दाहिना हाथ बनकर इसने बड़े बड़े जिसमें चोर होते हैं उन्हें मीडिया की जरूरत होती है। जितने बेईमान दुनिया भर के हैं सब मीडिया को यूज करते हैं, आज भी सरकारें कर रही हैं। और अब ओपी श्रीवास्तव स्वप्ना राय का दाहिना हाथ बनकर उनकी पापों की लंका को बचाने वाला और कोई नहीं, आपके कानपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा प्रत्याशी रमेश चंद्र अवस्थी है। इस आदमी को वोट देने का अर्थ है हजारों आत्महत्याओं के जिम्मेदार हत्यारे को वोट देना। भारत के 35 करोड़ निवेशकों की, जिसमें 10 करोड़ निवेशक सहारा की 4 सोसाइटीज के हैं, ऐसा सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह ने अपने भाषण में अनेक बार बताया। और बाकी 25 करोड़ इसकी 5000 फर्जी कंपनियों के निवेशक हैं। तो भाइयों, ऐसे 35 करोड़ निवेशकों को जिनका 35 लाख करोड़ लूटा गया है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने का आरोपी, उनकी पाई पाई लूटने वाला रमेश चंद्र अवस्थी को क्या कानपुर नगर के मेरे भाई बहन क्या एक भी वोट देंगे? ऐसा मैं मानता हूं कि नहीं देंगे। और हम सभी लोग एकजुट होकर आज ही संकल्प लेंगे कि रमेश चंद्र अवस्थी की जमानत जब्त कराएंगे, इसे बुरी तरह हराएंगे और इसका मुंह काला करके कानपुर से भगाएंगे। हालांकि मैं इसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास कर रहा हूं, हालांकि हिंदुस्तान में गिरफ्तारी से भी नहीं होता है, तब भी पापी लोग चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन आप सभी से मेरा एक बार और निवेदन है कि कानपुर से बाहर से आए रमेश चंद्र अवस्थी, जिसे कोई नहीं पहचानता, कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर स्वागत करने वाले भाजपाई कार्यकर्ता तक नहीं पहचान पाए। उन्होंने नहीं पहचानते थे। उन्होंने एक अन्य नेता जो उसके साथ आया था, बाबूराम निषाद, जो कि राज्यसभा सांसद है, उनको ही रमेश चंद्र अवस्थी समझकर और मालाएं पहना दी। तो ऐसे आपराधिक चरित्र वाला व्यक्ति जो न कभी कानपुर का था, न हो सकता है, न है, उसको अपना कीमती वोट देने का अर्थ है जाने अनजाने में पाप करना और अपने वोट को व्यर्थ करना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाली 4 अप्रैल 24 को फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे उपरोक्त महाअपराधी रमेश चंद्र अवस्थी के विरोध में, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के विरोध में, जिन्होंने इसको टिकट दिया, महापापी को, अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठूंगा। मेरा अनुरोध है आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अनशन स्थल पर आकर मेरा मनोबल बढ़ाएं और रमेश चंद्र अवस्थी की जमानत जब्त कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।